तो रिलेटिव मोशन पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, y x से 64 मीटर्स आगे है, x की वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड इसकी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ y जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसकी एक्सेलरेशन 0, इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पूछ रहा है कि व्हेन डज x ओवरटेक y, जब x y को ओवरटेक कर रहा होगा, y को यहाँ अगर हम ऑब्जर्वर बना दें तो y क्या देखेगा, x मेरी तरफ 64 मीटर्स आया है, मतलब मेरे रिलेटिव इसका 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम लिखना चाहें, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर। मान लिया जाए कि टी टाइम पे कैच कर रहा है, तो टी टाइम पे y क्या देखेगा कि x मेरी तरफ 64 आया है, यानी y के रिलेटिव उस टी टाइम पे x की डिस्प्लेसमेंट 64 मीटर्स 20t। एक्स वाई की वैल्यू -2 पुट करोगे तो यहाँ -t²। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं हम, तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। इसको सोल्व करना बहुत ही इजी है, अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे एक तो t की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 होनी चाहिए और एक t की वैल्यू 16 होनी चाहिए, मतलब दोनों एक पास कब होगा, एक जगह पे कब होगा, जब t इज इक्वल टू 4 हो या t इज इक्वल टू 16 हो। यहाँ पे दो टाइम आया है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि दो टाइम आया है तो दोनों टाइम पे ऑब्जर्व करके देखते हैं कि आखिर बात क्या है, कि दो आंसर क्यों आया इसका। इसको आप नोट करके रखिए, हम इसी को आगे ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए कि t इज इक्वल टू 4 पर क्या हो रहा है, ओब्वियसली x y के पास पहुंच जा रहा है। तो t इज इक्वल टू 4 पर v ऑफ x तो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, v ऑफ y जो होगा uy का मतलब 0 प्लस ay इतना हो गया होगा 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 4 पर x y के पास पहुंचेगा और x की अभी स्पीड सेम डायरेक्शन में ज़्यादा है, मतलब x y से आगे निकलने लगेगा, दूर जाने लगेगा, दूर जाने लगेगा, और x और y के बीच में दूरी बढ़ने लगेगी और x आगे निकल जाएगा। तो x और y के बीच में दूरी अब t इज इक्वल टू 4 के बाद x और y के बीच में दूरी कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक कि x की स्पीड y से ज़्यादा है। तो x की स्पीड जो है y से कब तक ज़्यादा रहेगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी vy, तो 2 इंटू टी हो जाएगी, क्योंकि u 0 है तो a इंटू टी वी वाई हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब भी x ग्रेटर देन वी वाई, यही बात मैंने ऊपर लिखी है। तो यहाँ पे ये तब तक होगा जब t लेस देन 10 होगा। t इज इक्वल टू 10 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर vx तो 20 है ही और vy भी 2 इंटू 10 ay इंटू टी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ना बंद हो जाएगा। अब t ग्रेटर देन 10 पे क्या होगा, तो t ग्रेटर देन 10 पे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ध्यान से देखते रहिए, t ग्रेटर देन 10, तो t ग्रेटर देन अगर 10 हो गया, vx तो अपना 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, पर यहाँ पर vy जो है वो a इंटू टी की वैल्यू जैसे ही 10 से बड़ी हो गई तो vy ग्रेटर देन 20 आ जाएगी। इसका मतलब y का स्पीड x के स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा और अभी x आगे है, इसका मतलब y जो है x को ओवरटेक करना स्टार्ट करेगा, यानी t इज इक्वल टू 16 जो अपना आंसर आया था उस समय y जो है x को ओवरटेक कर रहा होगा। इसकी आंसर अगर 4 है तो इस सेकेंड सवाल व्हेन y ओवरटेक x, इसका आंसर अपने पास 16 सेकेंड था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से एक बार अगर
y ने x को ओवरटेक कर लिया तो t इज इक्वल टू 16 पर y की स्पीड हो जाएगी 32। vy क्या हो जाएगी 2 इंटू 16 32। मतलब अब तो हरदम t इज इक्वल टू 16 के बाद y ओवरटेक कर गया है तो y ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते रहेगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा कब है इस चीज़ को देखते हैं, और दोनों के बीच में डिस्टेंस घटा कब है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा है t इज इक्वल टू 4 से 10 के बीच में, यानी कि डिस्टेंस जो है बढ़ा है 4 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में, और एक डिस्टेंस बढ़ा है टाइम ग्रेटर देन 16 सेकेंड के लिए। डिस्टेंस घटा कब है 0 से 4 सेकेंड, डिस्टेंस घटा कब है 0 से 4 सेकेंड तक, और 10 से 16 सेकेंड के बीच में। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर when x will be able to catch y, पिछले सवाल की तरह ही x y को कैच कब करेगा, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। अगर x y को कैच कर लेगा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो अपने दिमाग में एक चीज खटक रहा होगा कि भाई चेस मतलब कैच कर भी पा रहा है कि कैच नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखते हैं। यहां पर दोनों की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन चेक करते हैं। ए एक्स वाई कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई यू एक्स माइनस यू वाई 20 - 4 मीन्स 16 मीटर पर सेकेंड। अब कैच करने के लिए मान लो कि टी टाइम पे कैच कर लेता है तो ये वाला फॉर्मूला अपना दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। कैच करने के लिए y को ये देखना पड़ेगा कि x मेरी तरफ 50 आया है, इसकी वैल्यू पुट करोगे ऐसी आ जाएगी कुछ। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखे हम, ऐसा आ गया। इस इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनांट पता करोगे तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 है। मतलब यहाँ कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब x y को ओवरटेक कर पाए। अब ये रियलिस्टिक केस बनता है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y हम पता कर लें। तो यहाँ पे एक चीज आप गौर फरमाइए, t का वैल्यू तो यहाँ पॉसिबल नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छी बात है, मतलब कभी कैच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ x कब तक y के करीब आ सकता है, जब तक y के रिस्पेक्ट में x की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, y को लगेगा कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, तब तक x जो है y के करीब आता जाएगा। तो जब तक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब भी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0, चलो ग्रेटर इक्वल 0, तब तक इसको इधर आता हुआ या रुका हुआ दिखाई देगा। जैसे ही ये वी एक्स वाई निगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y निगेटिव हो गया, मतलब y जो है x को इधर जाता देखेगा और ये तो इधर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वी एक्स वाई क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई इंटू टी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। यू एक्स वाई अपना 16 आया था, ए एक्स वाई -4 आया था, ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि 16 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 40, यानी कि 4 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टी, मतलब टी लेस इक्वल 4, यानी 4 सेकेंड तक वाई देखेगा कि एक्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब एक्स मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, इधर आ रहा है। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू 4 तक ही ये इसके करीब आ रहा है, t इज इक्वल टू 4 के बाद नहीं आ रहा है, यानी कि t इज इक्वल टू 4 पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब है भाई साहब, यानी कि 16 - 40 यही रिलेटिव वेलोसिटी है, 0 है। जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन मूव कर रहे हो और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, उस समय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम यहाँ पे आती है, राइट। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 पे, तो t इज इक्वल टू 4 तक हम ये देखेंगे
कि दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। तो एस एक्स वाई कब देखेंगे, टी इज इक्वल टू 4 पर एस एक्स वाई कितना हो गया है, तो यू टी मतलब 16 इंटू 4 माइनस 2t स्क्वायर आया था, याद हो आपको, यानी कि माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर, यानी 64 माइनस 32, यानी 32 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई टी इज इक्वल टू 4 तक आ गया है। मतलब वाई एक्स को 32 मीटर इधर आते हुए देखेगा और पहले 50 मीटर पीछे था। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 4 पर दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 माइनस 32 मतलब 18 मीटर्स बच जाएगी। एक बार और बता दूं, t ग्रेटर देन 4 पर v ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y 16 माइनस 40 निगेटिव आ जाएगी, मतलब y जो है x को इधर से इधर जाते हुए देखने लगेगा, बाद में इधर जाते हुए देखने लगेगा, मतलब डिस्टेंस t इक्वल टू 4 के बाद दोनों के बीच में फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया 18, पहले डिस्टेंस था 50, t इक्वल टू 4 तक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 32, मतलब 32 और डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 50 में से 32 चला गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल ध्यान से देखिए। इनिशियली बी वाज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ, अच्छी बात है, ये नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ ए स्टार्टेड मूविंग 20 मीटर पर सेकंड इन इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। बी कैन मूव विथ 5 मीटर पर सेकंड, बी की जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड हो सकती है। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव टू कैच ए, यहाँ पे भी हम रिलेटिव मोशन का केस यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राउंड से आप मत देखिए, बी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ए को यहाँ पे ऑब्जर्वर बना लीजिए आप। तो बी जब यहाँ पे है, सॉरी ए जब यहाँ पे है, तो क्या देखना चाहिए ए को, कि बी हरदम ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ए को फ्रीज कर दो। अब ए को हमने फ्रीज कर दिया, इसका मतलब है कि बी इसको हरदम इधर आते हुए दिखाई देना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हरदम निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 0 होना चाहिए। भाई साहब, जब ए को ये देखना है कि हरदम मेरे पास आ रहा है, मेरे को कैच कब करेगा, जब मैं उसको अपनी पास आते हुए देखूं, मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे कौन देख रहा है, ए देख रहा है, तो ए बी को अपनी तरफ आते हुए देखना चाहिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हरदम इस लाइन के अलोंग दिखना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी जो है इनिशियल पोजीशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखना चाहिए, गेटिंग द पॉइंट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ ए के एक्स कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो मान लो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको कुछ ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद ये यहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ आके इसको पकड़ लेगा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। लेकिन अब हम चूंकि इसको ऑब्जर्वर बना दे रहे हैं, इसका मतलब है ए को ऑब्जर्वर बना दे रहे हैं, यानी सिर्फ जे कंपोनेंट आना चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये अगर यहाँ से अल्फा एंगल पर इसकी स्पीड दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 कॉस अल्फा ये हो जाना चाहिए, यानी कि कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 20/25, यानी 4/5। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास मिल गई है यहाँ पे, यानी कॉस अल्फा है 4/5, यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ 37 डिग्री आ जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो गया, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। एट व्हाट टाइम ही कैचेज ए, तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई,
कांस्टेंट हो गई। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, -100 मीटर। इसको आप ध्यान से देख लिया, वैल्यू आ गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट होगी वही एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी होगी। 25 इंटू ये वाला 90 माइनस अल्फा हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग 25 इंटू कॉस 53, क्योंकि ये 53 डिग्री बन जाएगा। और किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि -25 इंटू 3/5, यानी -15 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में आ गया। यहां पर वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसको कितना आता हुआ देखेगा, अपनी तरफ 100, मतलब -100 इज इक्वल टू -15 इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू 100/15 आ गया, मतलब 20/3 सेकेंड आ गया। यहाँ लाइफ और इजी है। यहाँ पे बच्चों उसी टाइप का एक नया सवाल, ए कैन मूव विथ ए स्पीड ऑफ 80/7 मीटर पर सेकेंड। ये 80/7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर सकता है। एट वाट एंगल शुड ही मूव सो दैट ही कैचेस बी। बोल रहा है कि किस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन फिक्स कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही मूव करना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल पे मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आगे पहुंचेगा, यहाँ दोनों साथ साथ पहुंचेगा तो दबोच लेगा, उसको कैच कर लेगा। अच्छी बात है भाई साहब। पर बी को क्या नजर आएगा, ये हरदम मेरी तरफ आ रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन हरदम ऐसे होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो एक्चुअल में जो है ए इधर मूव कर रहा है, बी को नजर आना चाहिए कि ये इधर मूव कर रहा है, यानी कि बी को नजर आना चाहिए, ये देख लो, ये 80, ये 60, मतलब ये 53 डिग्री हो चुकी है। तो अब हम पता करते हैं एक्चुअल में कि वेलोसिटी ऑफ रियल में जो है, यहां से अल्फा एंगल पे वो मूव करना स्टार्ट किया, तो रियल में वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पे जो रियल में आ जाएगी वो आ जाएगी 80/7 कॉस अल्फा एंगल पे आई कैप। ठीक है, यहाँ से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन 90 माइनस अल्फा बना रही है, इसके डायरेक्शन को ऐसे दिखा देंगे, ये रियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये 90 माइनस अल्फा, मतलब कि माइनस जे कैप में -80/7 साइन अल्फा जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ बी यहाँ पे क्या है, 4 आई कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी 80/7 कॉस अल्फा -4 आई कैप -80/7 साइन अल्फा जे कैप। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, पर रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यानी यहां से दोबारा से देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन तो ये है, अच्छी बात है, डायरेक्शन तो ये है, अच्छी बात है, मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए, ये ऐसे देखो ध्यान से, ये 53 डिग्री पे होनी चाहिए, मतलब
रिलेटिव वेलोसिटी की x कंपोनेंट ऐसे और रिलेटिव वेलोसिटी की y कंपोनेंट ऐसे। तो यहाँ पे tan 53 डिग्री क्या आना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, यही आना चाहिए। मतलब 80/7 साइन अल्फा ये आना चाहिए। ध्यान से अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, फिर हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबको हटाएंगे धीरे धीरे, है ना। ये चीज़ आप देखिए क्या आ गया है, 80/7 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 80/7 कॉस अल्फा -4 मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि ये आ गया tan 53 डिग्री। इसको अब हटा देते हैं, मैथमेटिकली अपन को सोल्व करना है यहाँ पर। इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 240/7 साइन अल्फा इज इक्वल टू 320/7 कॉस अल्फा -16। अब आप 16 कॉमन में ले लें तो 15/7 साइन अल्फा, इसको इधर ले आइए और 16 कॉमन में तो -20/7 कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि 16 आपने कॉमन में ले लिया है। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 90 डिग्री पुट करके चेक कीजिए, नहीं आएगा आंसर। 30 डिग्री पुट करके आप देखिए, इरेशनल टर्म है जो कि यहाँ नहीं सेटिस्फाई करेगा। 53 डिग्री या 37 डिग्री, तो भाई साहब आपको तो पहले से पता था कि ऐसे कुछ चलना पड़ रहा है, और 53 डिग्री ये है, तो एक्चुअली में ये तो रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमको भी पता था, यहाँ था। ये पूरा हो जाएगा ना, ये 53 डिग्री है, ये पूरा 53 हो जाएगा, मतलब ये 37 हो जाएगा। यहाँ पे 37 डिग्री वैल्यू पुट करके देखिए, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप कहता है यहाँ पर, ध्यान से आप देखिए, ए सीप इज 100 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ सीप बी। तो दो सीप है अपने पास, एक ए है एक बी है। तो यहाँ पे बोल रहा है सीप ए यहाँ पे है 0,100 के, सीप ए है। सीप बी स्टार्ट्स मूविंग ड्यू ईस्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इधर ये बी सीप है, इसको ओरिजिन पे मानते हैं, तभी ये 100 किलोमीटर नॉर्थ होगा। 30 किलोमीटर पर आवर से इधर मूव करना स्टार्ट करता है। एट द सेम इंस्टेंट सीप ए स्टार्ट मूविंग साउथ डायरेक्शन विथ 40, यानी कि ये इधर 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ हम बी को ऑब्जर्वर बना लेते हैं। अब सवाल क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बी को रेस्ट पे ला देते हैं। तो अगर हम बी को रेस्ट पे लाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे। एक तरीका और आपको बताया था, आपको याद हो तो, अगर ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो छोड़ दो और ऑब्जर्वर का अपोजिट वेलोसिटी उस पर चिपका दो। यानी कि अगर यहाँ ध्यान से बात करें तो बी को अगर यहाँ रेस्ट पे रखना है तो ए की वेलोसिटी यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे है, और बी की इधर है 30, यानी कि इसको ऐसे चिपका दो इसमें, यानी बी के रिलेटिव 30 से इधर जा रहा होगा और 40 से इधर जा रहा होगा। मतलब बी के रिलेटिव ए जो है कुछ ऐसे जा रहा होगा इस डायरेक्शन में। कैसे, 40 से ऐसे और 30 से ऐसे, मतलब 40 से ऐसे और 30 से ऐसे। इसका मतलब है ये 30 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल अपना हो जाएगा 37 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल अपना हो जाएगा 37 डिग्री। और बी यहाँ देखेगा, ए को ऐसे गुजरता हुआ देखेगा अपने रिस्पेक्ट में,
क्योंकि बी को हमने शांत कर दिया है, ये मैंने बताया हुआ है। तो बी शांति से देख रहा है ए को इस रास्ते जाता हुआ, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से अपन को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ऐसे कलर चेंज करके देखते हैं भाई, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर दिखेगा ये। अब इसकी लेंथ पता है अपन को 100 है, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये इसको ओ मान लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी मान लो, तो ओ डी यहाँ पे कितना हो गया इस ट्रायंगल में, 100 साइन 37 डिग्री, 100 साइन 37 डिग्री, यानी 100 इंटू 3/5 60 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया? हमने क्या किया, बी को शांत कर दिया, ए को चला दिया, ए की तो 40 ऐसे थी ही, अब बी को शांत किया है तो बी का अपोजिट 30 ऐसे देना पड़ा, यानी ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हो गया। अब ट्रायंगल में हम गए हैं तो ये 37 डिग्री बन गया। अब बी जब देख रहा है तो ए को इस रास्ते जाते हुए देखेगा, ये रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन है। वेक्टर से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है -40 -30, यानी -40 -30, देखो यहाँ -40 -30। क्लियर हो गया होगा आपको गेम? ये यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 से इधर, ठीक है, हाँ ये 40 हो गया है, ये 30 हो गया है, तो ये 37 डिग्री अल्टरनेट एंगल, ये 37, तो ये भी 37। अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने देर पर दोनों एक दूसरे के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, तो रिलेटिवली इतना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा। तो इसमें ये सोल्व कीजिएगा तो ये 60 आया है तो ये 80 आ जाएगा, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस जो चला है वो 80 चला है, इसके बराबर चला है। अब रिलेटिव डिस्टेंस 80 चला है और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ये वाली है, ये 30 ये 40 तो ये 50, यानी कि वो कोरेस्पॉन्डिंग टाइम 80/50 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं इस पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। 3 पार्टिकल्स हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ है d, 3 पार्टिकल्स हैं ए बी और सी, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं। अब ये बोलता है कि तीनों की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, v है, और ए क्या कर रहा है, हरदम बी के तरफ मूव कर रहा है, और बी क्या है, हरदम सी के तरफ मूव कर रहा है, और सी क्या है, हरदम ए के तरफ मूव कर रहा है। तो एकदम dt टाइम में इनिशियली मान के चलो कि क्या होगा, जरा सा देख के देखते हैं हम इसको, जरा सा ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो बी कहाँ आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ आ गया होगा, ए कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, सी कहाँ हो गया, यहाँ। तो अब क्या ए जो है इस लाइन के अलॉन्ग चलेगा, इनिशियली तो थोड़ा सा इस लाइन के अलॉन्ग चला क्योंकि बी यहाँ दिखा, बी जो है इनिशियली इस लाइन के अलॉन्ग चला क्योंकि सी अभी यहाँ दिखा था, पर एकदम dt टाइम, छोटेस्ट टाइम के बाद ये बी जो है ए को यहाँ नजर आने लगा, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे थोड़ा चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यहाँ पे ये इसको देखा ऐसे, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गया, मतलब कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है एक दूसरे का। तो सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे, इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड पे जाके तीनों मिलेगा सिमेट्री से। हाँ भाई साहब, क्योंकि डायरेक्शन तो हरदम चेंज होते जा रही है एक दूसरे की, डायरेक्शन से लाइन को हरदम छोड़ते जा रहा है। ए का कहीं ना कहीं अगर मोशन देखोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, बी का कहीं ना कहीं मोशन देखोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखते जाओगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चीजों को आसानी से समझने के लिए, हम आराम से एक ही काम करेंगे कि जैसे बी के लिए ए मूव कर रहा है वैसे ही सी के लिए बी मूव कर रहा है,
वैसे ही ए के लिए सी मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि हम बी के रिलेटिव ए का मोशन देख लें, और तीनों सिमेट्री से सेम ही टाइम पे आके कोलाइड करेगा सेंट्रोइड पे, तो बी के रिलेटिव हम ए का मोशन देख लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो फिर से अपन क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और शांति से ऑब्जर्व करते हैं एकदम बहुत आराम से। ध्यान से आप देखिए, अब बी सिर्फ ए को देख रहा है, ठीक है, तो बी क्या देखेगा, ए तो हरदम मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरी तरफ मैं चाहे कहीं भी हूं, तो बी तो जहां है अपने लिए वहीं पे है। तो बी हरदम क्या देखेगा, अगर बी रेस्ट पे है तो बी हरदम इसी लाइन के अलोंग ए को आते हुए देखेगा। ये हम नहीं देख रहे हैं, हम देखेंगे तो कुछ ऐसा, ग्राउंड से देखेंगे तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। जब बी देखेगा तो बी को तो ए हरदम अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा है, मतलब इसको तो हरदम इसी लाइन की ओर आता हुआ दिखेगा, और सबकी स्पीड हरदम कांस्टेंट है। तो किसी भी केस में तीनों का जो है, अगर पोजीशन देखोगे तो अगर फिर से कनेक्ट करोगे तो साइड लेंथ चेंज हो जाएगी, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी यहां पर। यहां पे मैं इसकी पोजीशन भी बना ही दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे, है ना। तो कभी भी अगर ए यहां पे आ गया होगा, सी यहां पे आ गया होगा, बी यहां, किसी भी टाइम पे ऐसा केस बनेगा, ए बी सी, सी यहाँ पे पहुंच गया होगा किसी टाइम पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे पहुंच गया, फिर ऐसे 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 केस बनते जाएगा, है ना। तो हर समय किसी भी एक इंस्टेंट तीनों को ज्वाइन करोगे तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो जो इनिशियल रिलेटिव स्पीड होगा वही हरदम रहेगा, जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही मेंटेन रहेगा। यानी कि ये भी इधर v के स्पीड से जा रहा है और ये भी इधर v के स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब है कि ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ये तो 60 डिग्री बन गया, यानी कि ए बी को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, हरदम उसी स्पीड से अप्रोच कर रहा है जिस स्पीड से इनिशियली अप्रोच कर रहा था। इनिशियली भी, और इस डायरेक्शन में लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग में, ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग में ये v/2 से चल रहा था, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा v माइनस v/2, सेम लाइन के अलोंग, मतलब 3/2, यानी बी ए को हरदम 3v/2 से अपनी तरफ आते हुए देखेगा। तो कितना दूर आते हुए देखेगा, मतलब d/3v/2 आते हुए देखेगा, यानी कि 2d/3v टाइम पे सब ग्राउंड से देखोगे तो यहाँ टकरा जाएगा। सी के लिए बी की इसी टाइप की मोशन, ए के लिए सी की इसी टाइप की मोशन, समझ में आ गया। सेम लाइन के अलोंग कितने स्पीड से हरदम आता हुआ रहेगा v प्लस इसकी इधर अपोजिट डायरेक्शन में v और v/2, मतलब 3v/2 से b देखेगा ए को अपनी तरफ आते हुए। बात खत्म हो गया। उसी टाइप का यहाँ भी सवाल है, ए जो है हरदम बी को चेस कर रहा है, बी जो है हरदम सी की तरफ, सी जो है हरदम डी की तरफ, डी जो है हरदम ए की तरफ। तो यहाँ भी देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मोशन दिखाई देगा, ऐसा। इसको देखोगे आप तो हरदम ऐसे चलता हुआ दिखाई, ऐसे चलता हुआ दिखाएगा, ये ऐसे चलता हुआ दिखाई, ये आपको ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, और ये आपको ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, और फिर चारों सेंटर पे आके टकरा जाएंगे। लेकिन ये ग्राउंड से देखने पे यह स्थिति नजर आएगी। किसी भी टाइम पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक स्क्वायर ही बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, ये स्क्वायर ही बन रहा है बच्चों, ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में दिखाई देगा। सिमेट्री से सेंटर पे आके चारों टकरा जाएगा, क्योंकि जैसे ही ए यहाँ पे पहुंचेगा, बी यहाँ पे पहुंचेगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ए को हरदम बी के तरफ मूव करना है, बी को हरदम सी के तरफ, सी को हरदम डी के तरफ, ठीक है। तो यहाँ भी हम बी को ऑब्जर्वर बनाते हैं, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी वही रिलेटिव वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। यानी ये इधर भी से इनिशियली चल रहा था, तो बी क्या देखेगा,
स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हरदम मेंटेन रहेगा और बी हरदम इसको सेम लाइन में आता हुआ दिखेगा। अब बी की वेलोसिटी हरदम ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम इज ऑलवेज बी। तो जो टाइम लगेगा वो डी बाई बी लगेगा, क्योंकि बी देखेगा कि ये वी स्पीड से डी डिस्टेंस कवर करके आया हुआ है। अगर वही केस रहता ए बी की तरफ हरदम, बी सी की तरफ हरदम, सी डी की तरफ हरदम, डी ई की तरफ ई, और 6 के 6 रेगुलर हेक्सागोन के वर्टिसेस पे रहते हैं, है कि नहीं? तो इस केस में क्या हो जाता, इनिशियली हम ऑब्जर्व करते और सिर्फ 2 को ऑब्जर्व करते, मतलब बी ऑब्जर्व कर रहा होता ए को, तो जो इनिशियल कंडीशन हो जाता वही मेंटेन रहता। तो बी भाई साहब और ए का कंडीशन क्या है भाई, ऐसे देखो, इनिशियली इधर भी 60 डिग्री पर ऐसे जा रहा था, ए इधर आ रहा था v से, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाती v, और इसका इधर हो जाता v/2, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती v/2 से अपनी तरफ आते हुए देखता b a को, ठीक है, और कितना दूर चल के आते हुए देखता, यानी टाइम कितना लग जाता, d/v/2, यानी कि 2d/v। यही सवाल है बच्चों, ये परस्यूट वाला क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कहते हैं, बस 2 पेयर ले लेते हैं और सिमेट्री से हमको सारा चीज़ पता है कि सब एक ही टाइम कोलाइड करेगा। जैसा यहाँ पर ए बी के लिए बिहेव करेगा वैसा ही बी सी के लिए, सी डी के लिए बिहेव करेगा, तो एक ही पेयर ले लो, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बी से अगर ए को टकराना है तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये हरदम इधर आ रहा है, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, इतना, और हरदम सबकी स्पीड सेम है और हरदम ओरिएंटेशन चेंज होगा पर हेक्सागोन ही बनेगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो हरदम कांस्टेंट रहेगी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियली जितना डिस्टेंस पे था उतना ही चल के आना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।